देखिए दोस्तों, भारत में कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं। कुछ होते हैं डिजिटल फ्रॉड, कुछ होते हैं ट्रेडिंग स्कैम्स, कुछ होते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, कुछ होते हैं डेटिंग स्कैम्स और इसी तरह से कई सारे गेमिंग के स्कैम्स भी होते हैं, कई सारे बैटिंग के स्कैम्स भी होते हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप अपना इतना पैसा लगा दो और आपको हम इतना पैसा दे देंगे। और इसी तरह से कुछ दिन पहले खबर आई कि लुधियाना में एक बिजनेसमैन के साथ 20 करोड़ रुपए का एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम हो गया। तो इस तरह के कई सारे स्कैम्स हैं जो कि एक आम इंसान के साथ हो जाते हैं और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को किसी भी तरह का फ्रॉड या स्कैम आपके साथ होता है तो आप कौन सा सही समय पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं जिससे आपका पैसा आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही बैंक्स के ऊपर भी जिम्मेवारी आ जाती है कि बैंक को फिर 10 दिन के अंदर आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखिए, आज जो हम आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में बात करने वाले हैं वो है लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांजैक्शन। ये जो आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली थी ये जारी की थी 6 जुलाई 2017 को। अब देखिए, इसके अनुसार आपकी कोई भी अगर पेमेंट है, आपकी चाहे रिमोट पेमेंट है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट है, आपने इंटरनेट बैंकिंग से की है, आपने मोबाइल बैंकिंग से की है, अपने कार्ड से की है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से की है, फिजिकल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से की है, मोबाइल फोन से की है, आपने एटीएम पीओएस मशीन से की है या किसी भी तरह से आपने पेमेंट की है, तो वो सभी जो है पेमेंट्स यहाँ पर कवर होती हैं। अब देखिए, सर्कुलर के हिसाब से आरबीआई क्या कहता है कि कस्टमर को मैंडेटरी है, सबसे पहले तो आपका एसएमएस अलर्ट आपके पास जारी होने चाहिए और ईमेल अलर्ट्स, अगर आपने ईमेल आईडी दिया है, ईमेल अलर्ट्स भी आपके पास आने चाहिए। अब देखिए, अगर आपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर आपने नहीं दिया है या फिर आपने ईमेल आईडी आपने नहीं दी है जिससे बैंक आपको आपकी ट्रांजैक्शन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं दे पा रहा है, तो फिर ये जो गाइडलाइंस है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर आरबीआई क्या कह रहा है कि एसएमएस अलर्ट जो है मैंडेटरी है कस्टमर को सेंड करना और ईमेल अलर्ट्स भी मैंडेटरी है सेंड करना जहां पर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो रखी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो तरह की लायबिलिटी आती है। सबसे पहले तो आती है जीरो लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स, दूसरी आती है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। अब जीरो लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स का तो मतलब ये हो गया कि कस्टमर की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर उनको 100% पैसा मिलने वाला है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स में क्या आ जाता है, यहाँ पर आता है कि आपके साथ मान लीजिए 10 लाख का फ्रॉड हो गया, लेकिन बैंक कितना पैसे आपको वापस करने के लिए जिम्मेवार है, तो वहां पर फिर ये सेकंड पॉइंट आपका एप्लीकेबल हो जाता है। अब सबसे पहले वाला पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं जो कि है जीरो लायबिलिटी ऑफ कस्टमर। अब देखिए, आपके साथ कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन क्या हुई कि मान लीजिए आपके पास पर्स में आपका जो है एटीएम कार्ड आपके पास रखा हुआ है या आपके पास क्रेडिट कार्ड आपके पर्स में रखा हुआ है और फिर भी आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन डेबिट हो जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपके एटीएम से ट्रांजैक्शन हुई है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस तरह की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। मतलब कि जिसमें कस्टमर ने कोई भी ऑथराइज नहीं किया है लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन हो गई। इसी तरह से कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी फ्रॉड हो गया, नेग्लिजेंस होगी, डेफिशिएंसी होगी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक, जिसमें ट्रांजैक्शन के बारे में कस्टमर को कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बैंक का स्टाफ फ्रॉड कर देता है। इस तरह के आपको बहुत सारे केसेस बैंक्स में मिलेंगे। या फिर आपने मान लीजिए चेक दिया ही नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी अब बैंक ने आपके चेक से अमाउंट डेबिट करके जो है किसी कस्टमर को पे कर दिया। मान लीजिए कि आपने कोई भी चेक इशू नहीं किया, लेकिन आपको फिर भी पता लगता है कि बैंक के पास कोई कस्टमर आया आपका फेक चेक लेके और उस चेक से जो है वो थर्ड पर्सन आपका पैसा ले गया। अब ऐसे केसेस में देखिए, आपका तो कोई भी फॉल्ट वहां पर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें कस्टमर ने कोई भी ऑथराइजेशन ट्रांजैक्शन की नहीं दी है। अब इसके बाद तीसरी तरह की ट्रांजैक्शन की ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर ना ही कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ना ही बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम किसी और ही सिस्टम में है। अब मान लीजिए कि बैंक ने किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कोई टाई अप किया हुआ है और अपना पर्टिकुलर कुछ कस्टमर्स का डेटा उनको दिया है और वो थर्ड पार्टी कंपनी क्या करती है, बैंक के सिस्टम में ब्रीच कर जाती है और बैंक के सिस्टम को हैक करके कुछ कस्टमर्स का पैसा निकाल लेती है। अब देखिए, यहाँ पर ना ही बैंक का कोई फॉल्ट है ना ही कस्टमर का फॉल्ट है, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं से कोई फ्रॉड हुआ, कोई बैंक के सिस्टम को ब्रीच किया और वहां पर फ्रॉड हो गया और पैसा आपका गया। तो ऐसे केसेस में भी क्या हो गया कि ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पर भी आपका कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर भी आपको जो है जीरो लायबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर भी आपको पूरा पैसा बैंक के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन दिया कब जाएगा,
बात तो यहाँ पे आती है। अब यहाँ पर ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि दिया कब जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, फ्रॉड आज हुआ, आपको 10 दिन बाद पता लगा, तो फिर बैंक की कितनी जिम्मेवारी है, यहाँ पर ये बात निकल कर आती है। अब देखिए जीरो लायबिलिटी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। देखिए जीरो लायबिलिटी कब एप्लीकेबल होती है, अगर कस्टमर बैंक को नोटिफाई कर देता है विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ रिसीविंग द कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। अब आपको मैसेज तो आज आ गया कि आपके अकाउंट से 25,000 डेबिट हो गए, लेकिन आपने बैंक को 3 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्टिंग ही नहीं किया। अब देखिए रिपोर्टिंग के कई सारे प्रोसीजर हो सकते हैं। आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं, आप बैंक को ईमेल कर सकते हैं, आप अपनी मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग से कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। आपने किसी भी तरह से आप कंप्लेंट रेज करो, लेकिन 3 वर्किंग डेज में आपको रेज करनी जरूरी है। और ये उन केसेस में जहां पर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कस्टमर ने कोई भी जानकारी किसी को नहीं दी है और अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गई, तो वहां पर कस्टमर के ऊपर जिम्मेवारी सबसे पहले ये बनती है कि उनको 3 दिन के अंदर नोटिफाई करना है। और अब इसमें एक और पार्ट भी आता है, जो कि एक कंप्लेंट कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी कि कस्टमर के अकाउंट से 8 लाख रुपए डेबिट हो गए, लेकिन कस्टमर को कोई भी मैसेज या ईमेल नहीं आया। अब ऐसा भी केस मेरे पास आया, जो कि हमने बैंकिंग ओम्बड्समैन में आगे फर्दर उसको कंप्लेंट फिर रेज किया। अब देखिए ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जहां पर बैंक अगर नोटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब देखिए जैसा कि पहले हमने बताया था कि बैंक को मैंडेटरी है कि वो कस्टमर को एसएमएस और ईमेल अलर्ट जरूर भेजे जहां पर उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर हो रखी है। अब अगर बैंक ही आपको ये चीज नहीं बताता है कि आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, आपको कोई मैसेज नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आता, तो वहां पर भी आपकी जीरो लायबिलिटी ऑफ कस्टमर की जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर बैंक ने बता दिया है आपको मैसेज के द्वारा या ईमेल के द्वारा कि आपके पास जो है आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ है, और फिर भी आप बैंक को 3 दिन के अंदर नोटिफाई नहीं करते हैं, तो भी आप जीरो लायबिलिटी से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि कभी भी अगर बैंक का मैसेज आता है जिसमें अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से होती है, तो उसको 3 वर्किंग डेज में आप जो है बैंक को नोटिफाई जरूर करें। आप ईमेल कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर पे कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग से कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, या फिर आप बैंक के ब्रांच में जाके फिजिकली कंप्लेन कर सकते हैं। और बैंक की ब्रांच में जब आप फिजिकली कंप्लेन करें तो उसका रिसीविंग आप बैंक के अधिकारी से जरूर ले, क्योंकि वही आपका फिर प्रूफ के तौर पर काम आएगा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं, जो है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर। अब ये गाइडलाइन कहती है कि देखिए वो केसेस जहां पर लॉस किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द कस्टमर। अब कस्टमर की नेग्लिजेंस से जहां पर कोई भी लॉस होता है कस्टमर को, तो वहां पर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर वाला क्लॉज लागू होता है। अब ये वो केसेस हैं जहां पर कस्टमर ने अपने पेमेंट के क्रेडेंशियल शेयर किए। अब यहां पर लिखा है कस्टमर विल बियर द एंटायर लॉस अंटिल ही रिपोर्ट्स द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन टू द बैंक। यानी कि आपके साथ 50,000 का फ्रॉड हो गया, तो 50,000 का फ्रॉड आप ही बियर करेंगे, और वो तब तक जब तक आप वो अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन बैंक को रिपोर्ट नहीं कर देंगे। मतलब बैंक को जब तक जानकारी नहीं है, बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सिंपल। इसके बाद वो फ्रॉड जो कि आपकी रिपोर्टिंग करने के बाद हो जाता है। मान लीजिए कि आपने बैंक को रिपोर्ट कर दिया कि मेरे एटीएम कार्ड से 25,000 रुपए किसी ने निकाले हैं, लेकिन एटीएम कार्ड मेरे पास ही है। अब ऐसा कोई फ्रॉड हो गया, आपने बैंक को रिपोर्ट कर दिया, आपके पास उसका कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया कि आपने रिपोर्ट कर दिया है। ऐसे केसेस में यूजुअली क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा देते हैं। अब आपने एटीएम कार्ड को तो ब्लॉक करवा दिया, लेकिन बैंक ने ब्लॉक ही नहीं किया, उसके बाद भी कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होगी, तो वहां पर भी फिर ये लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर वाला क्लॉज आपका एप्लीकेबल होता है। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है जिसमें ना ही बैंक का कोई रोल है, ना ही कस्टमर का कोई रोल है। अब देखिए ऐसे केसेस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो कि आपको 4 to 7 वर्किंग डेज में आपको जो है रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी फिर कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यहाँ पर दी गई है। अब देखिए बैंक के पास इतने सारे बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन बैंक को कैसे पता लगेगा कि उनके किसी कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड हो गया है। अब आप इसको इस तरह से समझिए, जब किसी के साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो वहां पर कस्टमर की जिम्मेवारी है कि वो बैंक को नोटिफाई करेगी जी मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया है, जिसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे केसेस में क्या होगा कि मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है। अब देखिए अगर कोई BSBD अकाउंट है आपका, तो वहां पर फिर मैक्सिमम लायबिलिटी बैंक की कितनी है, 5,000 रुपए की। बाकी कोई सेविंग अकाउंट है, कोई प्रीपेड वॉलेट है, या फिर गिफ्ट कार्ड है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट या किसी भी तरह के अकाउंट है, और वो क्रेडिट कार्ड जिनकी लिमिट 5 लाख तक है, वहां पर फिर बैंक की जिम्मेवारी कितनी है,
10,000 रुपए तक की। इसके अलावा कोई और सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड जिनकी लिमिट 5 लाख से ऊपर है, तो वहां पर जो है 25,000 रुपए की मैक्सिमम लायबिलिटी आती है। यानी कि फ्रॉड आपका जितना मर्जी अमाउंट का हो, लेकिन बैंक की जिम्मेवारी सिर्फ ये 5,000, 10,000 और 25,000 रुपए तक की है। तो और इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर। अब इसके बाद देखिए वो कस्टमर जो कि बैंक को रिपोर्ट करना ही भूल जाते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि अगर 7 दिन से ऊपर वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो वहां पर क्या है कि बैंक की बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है वो फिर जो है यहाँ पर आ जाती है। यानी कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, फिर वो बैंक के बोर्ड में जाएगा, क्योंकि आपने डिले रिपोर्टिंग करी है, 7 दिन के बाद रिपोर्टिंग करी है, तो बैंक के बोर्ड में जाएगा और बैंक डिसाइड करेगा कि फिर आपको कितना पैसा आपको वापस देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों समराइज करें तो क्या है कि देखिए जीरो लायबिलिटी कस्टमर की कब है, जब वो विद इन 3 वर्किंग डेज रिपोर्टिंग कर दे, और जब 4 वर्किंग डेज से 7 वर्किंग डेज के बीच में अगर रिपोर्टिंग करता है तो वहां पर ये वाली लायबिलिटी आ जाती है 5,000, 10,000 और 25,000। और अगर 7 दिन से बाद में अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पर बैंक की बोर्ड पॉलिसी जो है वो डिसाइड करेगी कि कितना पैसा कस्टमर को वापस देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि आपको विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको जो है अपने फ्रॉड की रिपोर्टिंग बैंक को करनी है। अगर आप विद इन 3 वर्किंग डेज बैंक को रिपोर्टिंग कर देते हैं तो आपका 100% पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन अब ये पैसा मिलेगा कितने दिन में, वो भी बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब कस्टमर बैंक को नोटिफाई कर देगा, मान लीजिए आपके साथ 10 लाख का जो है फ्रॉड हो गया, जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपने 3 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्टिंग कर दी, तो बैंक क्या करेगा कि ये 10 लाख रुपए विद इन 10 वर्किंग डेज जो है आपके अकाउंट में डाल देगा। और बैंक वेट नहीं करेगा कि अपने सेटलमेंट या इंश्योरेंस क्लेम को वो क्लेम करे, क्योंकि हर बैंक के पास फ्रॉड केसेस का भी इंश्योरेंस क्लेम होता है, जो कि बैंक आगे फर्दर क्लेम करता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो इन केसेस में क्या होगा कि बैंक अभी भी वेट नहीं करेगा कि उसके पास इंश्योरेंस से पैसा कब आ रहा है, बैंक इमीडिएटली जो है विद इन 10 वर्किंग डेज जो है आपको यहाँ पर पैसा रिटर्न दे देगा। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई कंप्लेंट कर दी बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, बैंक विद इन 90 डेज आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। और अगर 90 डेज के अंदर बैंक जो है आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं करता है, तो कंपनसेशन जो है वो कस्टमर को वापस दे दिया जाएगा। यानी कि कंपनसेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और मान लीजिए कि आपका कोई डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, तो उस इंटरेस्ट को भी जो है फिर बैंक वेव ऑफ करेगा। वो इंटरेस्ट भी बैंक आपसे नहीं लेने वाला है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, आपके सीसी अकाउंट से फ्रॉड हो गया, जिसमें बैंक आपसे ब्याज भी लेता है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो कि आपने रिपोर्ट कर दिया बैंक को कि ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तो उस अमाउंट पे जो है बैंक आपसे कोई भी ब्याज नहीं लेगा, वो ब्याज भी बैंक ही वेव ऑफ करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो कि आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि फ्रॉड केसेस इतने ज्यादा भारत में बढ़ चुके हैं कि लोग यही नहीं मालूम कर पाते हैं कि आखिरकार ये फ्रॉड हुआ कैसे। और जब वो 3 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, तब उनको पता लगता है कि मैं अगर 3 दिन के अंदर रिपोर्टिंग कर देता तो शायद से मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाता, क्योंकि वहां पर जीरो लायबिलिटी ऑफ कस्टमर का क्लॉज लागू होता है। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी केस अगर आपके साथ होता है तो आप इस गाइडलाइन को फॉलो जरूर करें और 3 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्टिंग जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों आरबीआई एक नया डिजिटल फ्रॉड रिफंड रूल्स भी लेकर आ रहा है, जिसका ड्राफ्ट आरबीआई ने अभी सबमिट कर दिया है। और देखते हैं कि अगर वो ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जो है 25,000 रुपए तक के फ्रॉड के केसेस में बैंक आपको कंपनसेशन भी वहां पर देगा। तो दोस्तों वो भी जब रूल लागू हो जाएगा तो उसका वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और दोस्तों याद रखें, मैं हूं आपका बैंकर दोस्त, और इस चैनल पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक नहीं बताएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको कभी भी मेरे से बात करने की इच्छा होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप फैनकॉल ऐप को डाउनलोड करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो वहां पर भी आप जो है फैनकॉल ऐप पे मेरे से बात कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको बैंक से कोई भी लोन लेना है तो उन केसेस में आप मेरे से जरूर बात करें, क्योंकि वहां पर हम आपका जरूर फायदा करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सप्ताह इन फ्रॉड केसेस के बारे में कि किस तरह से आपको जो है फ्रॉड का अमाउंट बैंक से वापस लेना है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।